तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का जैव प्रक्रम का एक भाग है कि मनुष्य में खाना कैसे पचता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक है मनुष्य में पोषण, ह्यूमन न्यूट्रिशन, कि मनुष्य में खाना कैसे पचता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे कि खाना कैसे पचता है। तो पोषण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं। साथ में भोजन के द्वारा उनमें क्या मिलती है? ऊर्जा। भोजन हम लोग क्यों खाते हैं? ताकि शरीर में ऊर्जा मिले, शरीर को वृद्धि कर सके और शरीर के रख रखाव यानी कि शरीर का क्या हो सके, मेंटेनेंस हो सके। तो ये है पोषण की परिभाषा। अब आगे हम लोग देखते हैं पोषण के प्रकार, कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है पोषण के प्रकार। तो पोषण के बेसिकली दो प्रकार होते हैं, एक है स्वपोषण और एक है परपोषण। तो स्वपोषण मतलब होता है वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। परपोषण मतलब क्या होता है? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, मतलब कि भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं, किसी और पर निर्भर रहते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए, जो स्वपोषण है उसका एग्जांपल हो जाएगा प्लांट्स, यानी कि हरे पेड़ पौधे। जो हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं कि वो भोजन के लिए वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब देखिए परपोषण। तो परपोषण के फिर से तीन प्रकार होते हैं। पहला है प्राणी संपोषी, दूसरा है मृतजीवी और तीसरा है परजीवी। तो प्राणी संपोषी क्या होता है? ये एक परपोषण का प्रकार है जिसमें प्राणी संपोषी क्या होता है? वैसे जीव जो अपना भोजन किसी सॉलिड या फिर लिक्विड रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि मनुष्य, अमीबा, ये क्या करते हैं? जो अपना भोजन है ये क्या करते हैं? अपना भोजन कि लिक्विड या फिर सॉलिड के रूप में लेते हैं। जैसे कि मनुष्य, जो मनुष्य है ये क्या करते हैं कि अपना भोजन लिक्विड के रूप में लेते हैं। अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम, ये सब जीव जो है ये क्या है? ये है प्राणी संपोषी। उसके बाद है मृतजीवी, मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा कवक यानी कि फंगी, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। ये कैसे जीव है? जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या है? परजीवी। परजीवी का मतलब होता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि लीच के बारे में बात करें, जोक, और हमारे बालों में जू होती है, जू। तो जू भी क्या होता है? हमारे बालों से पोषण प्रदान करता है और उसी के माध्यम से वो सर्वाइव कर पाता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा लीच यानी कि जोक। जोक इसका बढ़िया एग्जांपल है, जो हमारा खून लेकर के क्या करता है? वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। जोक हो गया। उसके बाद बात करेंगे जू भी किसका एग्जाम्पल है? जू जो बालों में होती है, जू, वो भी किसका एग्जाम्पल है? परजीवी पोषण का। उसके बाद बात करें हम अमरबेल। ये अमरबेल एक प्रकार का पौधा है। ये अमरबेल भी क्या करता है कि अपना पोषण के लिए वो अपना किसी और पेड़ के ऊपर डिपेंड रहता है। आगे है कि मनुष्य में पोषण तंत्र, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो खाना पचने के लिए मनुष्य में क्या होता है? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र का दो भाग है। सबसे पहली बात, ये आहार नाल है। यही आहार नाल है, मतलब कि भोजन यहाँ से हम लोग खाते हैं और ग्रहण करके पेट में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर रेक्टम होके शरीर से बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं आहार नाल। ये है आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। अब यही आहार नाल में क्या करें? इसी आहार नाल में यदि हम लिवर जोड़ दें, लिवर यानी कि यकृत, ये लिवर है, ये पैनक्रियाज है और ये है लार ग्रंथियां। तो यही आहार नाल में लिवर, पैनक्रियाज और लार ग्रंथियां को जोड़ दिया जाए, तब क्या होगा कि मनुष्य पाचन तंत्र का निर्माण होगा। तो मनुष्य पाचन तंत्र दो चीज से मिलकर बना है। पहला तो आहार नाल, उसी आहार नाल में कुछ पाचक ग्रंथियां को जोड़ दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा? मनुष्य पाचन तंत्र का निर्माण हो जाएगा। तो मनुष्य में पोषण के लिए पाचन तंत्र होता है, बहुत बढ़िया। तो मनुष्य में पोषण के लिए क्या होता है? पाचन तंत्र होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो पाचन तंत्र क्या बताएं? जो पाचन तंत्र है वो आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। पाचन ग्रंथि जैसे कि लार ग्रंथियां बताएं, लिवर, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, ये सब प्रमुख पाचन ग्रंथियां हैं। अब देखिए, आहार नाल की लंबाई एक समान वयस्क में, आहार नाल की लंबाई एक समान वयस्क में लगभग 8 से 9 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 8 से 9 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण का प्रोसेस, कि पोषण कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुख में पोषण कैसे होता है, मुख में पाचन, कि मुख में पाचन कैसे होता है। कई लोग सोचते हैं क्या कि जैसे हम लोग खाना खाएं, खाना खाने के बाद खाना पेट में पचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है? देखिए कि भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है।
देखिए, दांत भोजन को काटते हैं, फाड़ते हैं और पीसते हैं। तो भोजन पाचन में दांत का क्या काम है कि भोजन को फाड़ना है, काटना है और पीसना है। अब आगे बढ़ते हैं, लार ग्रंथियां। देखिए, हमारे मुख में क्या होती है, लार ग्रंथियां। यहाँ देखिए, ये लार ग्रंथियां, ये लार ग्रंथियां, ये कुछ लार ग्रंथियां हैं। ये लार ग्रंथियां क्या करती है कि लार का निर्माण करती है। लार यानी कि सलाइवा। जो हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के दौरान क्या होता है, कभी कभी कोई स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोचते हैं तो मुंह में पानी आता है, तो यही पानी एक प्रकार का लार है। क्या है, लार। तो लार ग्रंथियां क्या करती है कि लार का निर्माण करती है, यानी कि सलाइवा का निर्माण करती है। लार भोजन को गीला तथा मुलायम बनाती है। इससे भोजन निकलना आसान हो जाता है। इससे क्या होता है, भोजन निकलना आसान हो जाता है। कि लार में एक पाचन एंजाइम होता है। लार में क्या होता है, एक पाचक एंजाइम, ये याद रखिएगा, जिसका नाम है लार इमाइलेज। क्या है, लार इमाइलेज। अब ये क्या करता है लार इमाइलेज कि स्टार्च या मंड को, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसको तोड़कर माल्टोज यानी कि जो कि एक सिंपल शुगर है उसमें बदल देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो इसमें क्या है, जो लार क्या करता है, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदलेगा, माल्टोज में। तो स्टार्च जो है वो माल्टोज में बदल जाता है। कहाँ पे, हमारे मुख में। मुख में पाचन के बाद क्या होता है कि भोजन पहुंचता है हमारे ओसोफेगस में, यानी कि हमारे ग्रास नली में। कि ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ये मुख से होते हुए ग्रास नली हमारे पेट तक जाता है। मुख में सबसे पहली बात सलाइवा का निर्माण हुआ। ये सलाइवा भोजन में मिल करके क्या किया, लार इमाइलेज, जो भोजन में उपस्थित होता है लार इमाइलेज, लार इमाइलेज स्टार्च या मंड को माल्टोज में तोड़ दिया। अब है ग्रास नली यानी कि इसोफेगस। ये ग्रास नली क्या करता है कि ग्रास नली हमारे मुख को हमारे पेट तक जोड़ता है। तो हम लोग खाना खाएं तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि खाना जैसे खाए वो ग्रास नली के होते हुए कहाँ जाएगा, हमारे पेट तक जाएगा। देखिएगा, तो ग्रास नली एक लंबी नली तथा पतली नली होती है जो मुख को अमाशय से जोड़ती है, जो मुख को अमाशय से जोड़ती है। यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। तो ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। ये केवल एक नली है जो भोजन को मुख से लेकर के अमाशय तक ले जाती है। तो भोजन में अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ भोजन, यहाँ पे क्या होता है, क्रमांकुचन गति यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये क्या होता है कि देखिएगा, जो हम लोग खाना खाते हैं, ये खाना देखिए यहाँ पे, ये है भोजन, जैसे ये हमारा मुख है और ये ग्रास नली है। ये ग्रास नली ऐसे करते हुए हमारे पेट तक यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे ये भोजन, यहाँ से जैसे भोजन ग्रहण किए तो ये जो भोजन यहाँ से जा रहा है, किस तरह जा रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे रिलैक्स हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमांकुचन गति। क्रमांकुचन गति में क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे भोजन आया और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हुए एक रास्ता के थ्रू ऐसे बाहर निकला। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमांकुचन गति। तो भोजन ग्रास नली के होते हुए अमाशय में जाता है। अब अमाशय में क्या होता है देखिएगा, तो जो अमाशय है एक थैली नुमा जे से आकृति है। जो अमाशय है ये क्या है, ये थैली नुमा तथा जे आकृति का अंग है, मतलब ये जे शेप में होता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे टीवी में, ये स्टमक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक। स्टमक यानी कि हमारा पेट। अब अमाशय में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग भोजन ग्रहण किए, खाना खाए, खाना मुख में पचा, मुख में पचने के बाद ग्रास नली होते हुए वो कहाँ आएगा, अमाशय में आता है। अमाशय में आने के बाद जो भोजन है कुछ देर के लिए स्टोर होता है, निकलने कुछ देर के लिए रुकता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है। अब जठर ग्रंथियां क्या होता है कि जठर ग्रंथियां मुख्य 3 पदार्थों का स्राव करती है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अमाशय में कौन सा ग्रंथि होगा, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि क्या होगा कि इसमें 3 मुख्य पदार्थों का स्राव करती है, 3 मुख्य पदार्थों का स्राव करती है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है कि भोजन को अम्लीय बनाता है। कैसा बनाएगा, अम्लीय। अम्लीय बनाने से क्या होगा कि जो हम लोग खाना खाए हैं अगर उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया वगैरह है तो वो इसको नाश कर देगा। और यहाँ का पीएच मान लगभग 0 से 1 के बराबर में होता है कि हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है और पेप्सिन के लिए अम्लीय माध्यम बनाता है। अब देखिए पेप्सिन, देखिए गैस्ट्रिक जठर ग्रंथियां में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन तथा म्यूकस होता है। तो म्यूकस जो होता है वो अम्लीय माध्यम में ही काम करेगा। तो इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता
है। ये पेप्सिन क्या है, मतलब प्रोटीन का पाचन करता है, तो प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। मतलब ये पेप्सिन क्या करता है कि ये प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है और ये प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये म्यूकस क्या होता है, यानी कि श्लेष्मा। अब ये क्या करता है, अभी हम बताएं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये जठर ग्रंथि से स्राव होता है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक अम्ल है। इससे जो इसका जो आंतरिक लेयर है, अगर ये म्यूकस नहीं होगा तो ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अमाशय की भीतरी दीवार को अम्ल से बचाता है। यानी जो श्लेष्मा क्या करता है, जो अम्ल है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसको क्या करता है कि अमाशय की भीतरी दीवार को प्रोटेक्ट करता है ताकि ये नष्ट ना हो। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये जठर, यहाँ पे जठर ग्रंथियां होती है, स्राव करती है 3 रसों का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन तथा म्यूकस। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सभी कुछ क्लियर होगा। अब क्या होता है कि जैसे अमाशय में भोजन का पाचन हुआ, अमाशय में भोजन पाचन के बाद अब ये भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत जो है वो पाचन का सबसे प्रमुख स्थल है। जो छोटी आंत है वो पाचन का सबसे प्रमुख स्थल है, यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत पाचन का सबसे लंबा भाग है। क्या है, छोटी आंत जो है वो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैट यानी कि वसा का पूर्ण पाचन होता है। मतलब क्या, हम लोग जो भी खाना खाए हैं वो खाना का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन कंप्लीटली हो जाएगा। कि छोटी आंत में 3 रस मिलती है। क्या मिलती है, 3 रस। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये छोटी आंत है, ये वाला जो है, ये वाला, ये छोटी आंत है, ठीक है, छोटी आंत है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 रस मिलती है। पहला ये लीवर से आया हुआ पीत रस, दूसरा यहाँ पे है क्या, ये अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज। ये लीवर है, ये पेनक्रियाज है, ये छोटी आंत है। ये लीवर और पेनक्रियाज से आया हुआ जो रस है आकर के कहाँ मिलता है, छोटी आंत में। कहाँ मिलेगा, छोटी आंत में। सबसे पहला है लीवर। ये लीवर यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एग्जाम में सवाल पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, स्किन, हमारा त्वचा। तो देखिएगा यकृत जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पीत रस बनाता है। तो लीवर क्या करता है, पीत रस बनाता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। ये गोल ब्लाडर है, यहाँ देखिएगा, ये लीवर है जो हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये लीवर है। ये अब ये लीवर क्या करता है कि पीत रस बनाएगा। क्या बनाएगा, पीत रस। और ये जो पीत रस है, यहाँ पे देखिए ये गोल ब्लाडर है। क्या है, गोल ब्लाडर। अब इसी गोल ब्लाडर में पीत रस आके स्टोर रहेगा। इसी गोल ब्लाडर में पीत रस स्टोर होगा और ये पीत रस स्टोर होकर के बाद में कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। तो पीत रस खुद एंजाइम नहीं होता, ये पीत रस जो है किसी प्रकार का एंजाइम नहीं है, लेकिन यह एंजाइम के कार्य को आसान बनाता है। ये और भी एंजाइम है जैसे कि उसके कार्य को आसान बनाता है। यह भोजन को अग्नाशय रस के से क्रिया के लिए क्षारीय बनाता है। तो पीत रस क्या बनाएगा, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। जो अमाशय से भोजन आया है, चूंकि उसमें HCl था, तो HCl की वजह से क्या हुआ, भोजन अम्लीय है। भोजन अम्लीय है, पीत रस क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। क्यों, क्योंकि जो अग्नाशय से आता है अग्नाशयी रस, उसको काम करने के लिए क्षारीय माध्यम होना आवश्यक है। ठीक है, क्षारीय माध्यम यानी कि जिसका pH मान 7 से अधिक हो। तो पीत रस क्या करता है बेसिकली, कि पीत रस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। देखिए अब इमल्सिफिकेशन क्या है, यानी कि वसा का पाइसीकरण क्या करता है। देखिए वसा यानी कि फैट, ये फैट का बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है। आप इसी मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाएगा, वसा का पाइसीकरण। यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में क्या होता है कि वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग वसा के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये पहला है कि छोटी आंत में 3 रस मिलती है। पहला यकृत से आया हुआ पीत रस। तो यहाँ पे देखिए अग्नाशय। अब अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो अग्नाशय यहाँ पे होता है, अग्नाशय हमारे स्टमक के पीछे, ये है अग्नाशय। अग्नाशय रस बनाता है। तो अग्नाशय क्या करेगा कि अग्नाशय रस बनाता है जिससे ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन के लिए होता है। यानी कि जो अग्नाशयी रस में क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, ये क्या करता है कि प्रोटीन के पाचन के लिए होता है, तथा
इमल्सीकृत फैट, जो फैट का इमल्सीकरण हुआ था उसके पाचन के लिए लाइपेज होता है। इसका मतलब क्या है, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है और जो लाइपेज है वो फैट का पाचन करता है। उसके बाद क्या होता है, एक और रस मिलता है छोटी आंत से। तो छोटी आंत की भित्तियों की ग्रंथि में जो आंत रस का स्रावित करती है, यानी कि छोटी आंत क्या करती है, आंत रस का स्रावित करती है। इसमें अब क्या होता है, अब यहाँ पे छोटी आंत जो आंत रस का स्रावित करती है, इससे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाएगा, इससे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्या होता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, देखिए जो पूर्ण पाचन के दौरान क्या हुआ, जो प्रोटीन है प्रोटीन अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। तो क्या हुआ, खाना के पूर्ण पाचन के बाद जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तथा जो फैट है वो वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए छोटी आंत में पहली बात तो पाचन हो गया। अब पाचन के बाद क्या होगा, अवशोषण। जो हम लोग खाना खाए हैं केवल खाना पचने से तो नहीं होगा, जो अवशोषण होना जरूरी है, मतलब कि शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो छोटी आंत में ही अवशोषण के लिए एक विल्ली नामक संरचना होती है, विल्ली। अब ये विल्ली क्या करती है देखिएगा, तो छोटी आंत की दीवारों पर उंगली जैसी संरचना होती है जिसे दीर्घ रोम या फिर विल्ली कहते हैं, जिसे दीर्घ रोम या फिर विल्ली कहते हैं। अब ये देखिए ये विल्ली का संरचना इस प्रकार से। अब ये क्या करता है कि ऐसे कर्व्ड है, इसका मतलब जो सरफेस एरिया है इसको बढ़ा रहा है ताकि अवशोषण और अच्छे तरीके से हो पाए। अब देखिए ये क्या करता है कि ये सतह क्षेत्रफल बहुत अधिक बढ़ा देता है, ठीक है। इसमें रक्त वाहिका होती है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज होता है, इसमें रक्त वाहिका होती है जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। जो हम लोग खाना खाएं, जैसे कि जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में, जो फैट है वो ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल में, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में। ये पूर्ण पाचन के बाद जो बना है मेन प्रोडक्ट, अब ये क्या होगा, ये विल्ली के द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाएगा। अब यहाँ जो भी पाचन पूर्ण हो गया है, अवशोषण हो गया है, अब बचा हुआ खाना कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। तो देखिए ये बड़ी आंत है, ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये बड़ी आंत का स्ट्रक्चर, ये वाला देखिए ये है बड़ी आंत, इसको बोलेंगे हम लोग बड़ी आंत। तो भोजन क्या हुआ, भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। तो यहाँ पे होता क्या है देखिएगा, यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। तो एग्जाम में सवाल पूछेगा पाचन कहाँ नहीं होता है, तो बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। तो पाचन के बाद केवल अवशोषण और निष्कासन की क्रिया होती है। बड़ी आंत में क्या होगा, पाचन के बाद क्या होगा, अवशोषण और शरीर से भोजन को, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना की क्रिया होती है। यहाँ भोजन में उपस्थित अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। ये जो बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत में जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो भोजन में एक्स्ट्रा जल है, जो पानी है, उसका अवशोषण कर लिया जाता है। और साथ में बड़ी आंत में जल के अवशोषण के बाद ये क्या कहाँ चल जाती है, रेक्टम में। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम, जो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण करने के बाद भोजन पहुंचती है गुदा यानी कि एनस में। इसको देखिए यहाँ पे भोजन पचने के बाद यहाँ पे रेक्टम में कुछ देर के लिए स्टोर होता है। अब स्टोर होने के बाद क्या होता है देखिए, तो बड़ी आंत के बाद भोजन रेक्टम में जाता है, रेक्टम में कुछ समय के लिए संग्रहित रहता है, फिर गुदा यानी कि एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आंत में क्या हुआ, एक्स्ट्रा वाटर का एब्जॉर्ब हुआ, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद भोजन कहाँ जाएगा, ये रेक्टम में। रेक्टम में कुछ देर स्टोर होने के बाद ये एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।